Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9 and for class 10. तो जैसे कि बेटा मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस, और ऐसे करते करते हम लोग बायो के लास्ट चैप्टर तक भी आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लास 9 फॉलो। अपने लिए एक क्लैपिंग तो बनती है भाई, क्यों? हमने इतनी अच्छी तरीके से पूरी साइंस को कवर कर लिया है कि हम लोग बायो में 3 चैप्टर्स थे, उसमें से 2 हमने बहुत अच्छे डिटेल से सीख लिया। अभी हमारा लास्ट चैप्टर है, कौन सा है बेटा? आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये तो आप सभी जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसे ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस करा रहा है वो है सिर्फ आपका मैग्नेट ब्रेन्स। सो बेटा आज का सेशन आप लोगों को दिख चुका है कि भाई आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? चैप्टर ओवरव्यू। क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग? आज चैप्टर ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर का बेटा? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ बायो। एंड भाई मेरे को ना एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब आप बोलेंगे हम किस चीज से खुशी हो रही है? कि आपका मैंने जिस तरीके से सारी चीजें प्लान करी थी वैसे ही मैंने सब कुछ आपको डिलीवर किया है। मतलब मैंने बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को डिलीवर करी, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो इस चीज़ की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को, वो होता है ना कि जब हम कहीं पे जंग लड़ने जाते हैं तो हम पहले उसके लिए तैयार होते हैं, है ना? तो वो जंग आपके लिए आपके एग्जाम से, तो मैंने आपको इस तरीके से तैयार कहने से मतलब एक अब्राहम लिंकन ने एक बात बोली थी कि उनसे पूछा कि अगर आपको पेड़ काटने के लिए 24 घंटे दिए जाएँ तो आप क्या करेंगे? तो कोई बोलेगा कि मैं पेड़ काटना शुरू कर दूंगा जब से। पता है उनका क्या था कि अगर मुझे 24 घंटे मिलेंगे ना पेड़ काटने के लिए, तो मैं उसमें से 23 घंटे जिससे मैं काटूंगा ना उस पेड़ को, उस टूल को शार्प करूंगा। क्या? उस टूल को शार्प करूंगा, और जो बचा हुआ मेरे पास 1 घंटा होगा बेटा, उस 1 घंटे में पूरे पेड़ को काट डालूंगा। इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी, इसे बोलते हैं सही से काम करने की स्ट्रैटेजी। सो अभी जो आप कर रहे हैं ना मेरे साथ, जो अभी आपने किया है मेरे साथ, वो बेटा आप यही कर रहे हैं। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप मेरे साथ साइंस को पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम सब ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन उस आखिरी 3 घंटे के लिए है जो एट द एंड आपका स्कोर कार्ड में नजर आएगा आपको। यस, तो ये जो हर दिन का आपका होता है कि हर दिन एक लेक्चर आएगा मैम का, मैम हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाएंगी, है ना? या आज जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर ओवरव्यू, तो कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं है बेटा। आपको हर एक दिन से सीखने को मिलता है। देखो कभी कभी होता है कि हम लोग बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, नहीं होता ना कभी कभी हम लोग बिल्कुल प्रोडक्टिव। यस मैम, हमारा मन ही नहीं करता कुछ करने का, यार मन करता है यार बैठ जाओ यार, आज कुछ मन ही नहीं करने का। बट चलो उस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी चली गई, आपने नहीं कुछ काम किया, बट अगर अगले दिन आपके अंदर वो होता है ना कि एक दिन अगर हमने काम नहीं किया तो अगले दिन उठकर आपको उस दिन का काम तो करना ही करना है। जो आपने पिछला बैकलॉग बनाया ना उसका भी आपको काम करना है। तो ऐसे क्या होगा ना, ऐसे अगर आपकी प्रोडक्टिविटी किसी दिन जाती भी है तो नेक्स्ट डे आप उसको वापस लेकर आ रहे हैं। सो ये काम करने का तरीका होता है। जैसे हमने साइंस में इतने अच्छे बेटा, अब बस केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर बच रहा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, खत्म केमिस्ट्री। फिजिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर्स और बच रहे हैं आपका, वर्क एनर्जी वाला और साउंड वाला, बस फिर खत्म फिजिक्स। एंड देन साइंस ही खत्म हो जाएगी बेटा, साइंस ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट है वाला? तो अब हम लोग देखते हैं बेटा क्या हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का चैप्टर ओवरव्यू। तो देखो इम्प्रूवमेंट से आप क्या समझते हैं? इम्प्रूवमेंट से आप समझते हैं कि भाई कोई चीज है, आप उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं, आप उसमें कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं, है ना? इम्प्रूव कर रहे हैं, आप चीजों को अच्छा कर रहे हैं, और पहले वो अच्छी थी बट आप उसको और भी अच्छा कर रहे हैं। फूड रिसोर्सेज मतलब जो खाने वाली चीजें हैं। अब आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों ही करने की जरूरत हो रही है बेटा? ऐसा करने की पता क्यों जरूरत हो रही है? क्योंकि आप ये नहीं देखोगे बेटा कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना 1.3 बिलियन तक हिट कर चुकी है, 1.2 बिलियन तक हिट कर चुकी है इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो, और वर्ल्ड की बात करूं तो अराउंड 7.2 बिलियन। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है बेटा, तो इंसान अगर बढ़ रहा है तो उसके खाने की जो जरूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। वो होता है ना रोटी कपड़ा मकान, यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर रोटी कपड़ा मकान। ठीक है,
समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये हम लोग का मतलब मेन है। तो अब वो जो फूड है बेटा, अगर वो फूड आपका हाई क्वालिटी फूड होगा जिसमें अच्छे अच्छे विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, न्यूट्रिशन होगा, तो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि उससे आपकी हेल्थ बनेगी, उससे आपका प्रोटीन डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, उससे आपकी ग्रोथ होगी, उससे आपका मसल डेवलपमेंट अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यही है बेटा। इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आपके जो फूड के रिसोर्सेज हैं, आपकी क्रॉप्स हो गई, चाहे आपके क्या हो गए एनिमल्स हो गए जो मीट देते हैं, या फिर जो मतलब कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए, फिशेज हो गई। बेसिकली आप इनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका अगर कंजप्शन रेट भी बढ़ रहा है तो आप इनका प्रोडक्शन रेट बढ़ाइए ना। आप इनकी वैरायटीज़ में क्या करिए, आप और भी अच्छा चेंज लेकर आइए। आप इनकी वैरायटीज को और भी सुपीरियर बना दीजिए, और भी अच्छा बना दीजिए, जिससे आपको इनसे ज़्यादा यूज़ मिल सके, ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। बेसिकली आप अभी भी बेनिफिट तो ले रहे हैं ना, है ना, आप अभी भी चिकन खा रहे हैं, बट अगर आप क्या करें बेटा, उस चिकन का प्रोटीन जो अमाउंट है उसको अच्छा कर दें, ठीक है, प्रोटीन अमाउंट को अच्छा कर दें, या फिर आप उसकी क्वालिटी को अच्छा कर दें, तो बेसिकली वो आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छा है। सो इस तरीके का हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेटा, क्या क्या है, कैसे कैसे है, डोंट वरी, सब कुछ समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के एंड तक या इस सेशन के एंड तक। चलिए सो स्टूडेंट, हम देखते हैं बेटा यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करूंगी। तो ये आपके सारा प्लान्ड मतलब के सेशंस रहने वाले हैं जो आपके सामने आएंगे। चलिए, तो पहला अगर मैं देखूं बेटा, तो पहला है आपका क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप सोच रहे होंगे मैम व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सस्टेनेबल जो आपका एग्रीकल्चर होता है बेटा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मीनिंग ये होता है कि आप खुद तो वो चीज़ें, मतलब देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर छोड़ो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी खुद की नीड्स भी पूरी हो और आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो चीज़ें बची रहें। मान लो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप बेटा उसको ओवर एक्सप्लॉइट मत करो, ओवर एक्सेसिव यूज़ मत करो। एक्सेसिव यूज़ मतलब कि ज़्यादा मत यूज़ करो, जितनी नीड है आपकी, जितनी आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, आप उतना ही उसको यूज़ करो, जिससे फर्दर आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर सके। तो ये होता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पता है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि आपको इस तरीके से खेती करनी है, क्या आपको इस तरीके से खेती करनी है कि आपकी अभी की नीड्स भी पूरी हो जाएं और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी खेती कर पाए। ये नहीं है कि आपने इतनी ज़्यादा मतलब कि बोलते हैं कि अति काट दी, इतनी ज़्यादा आपने अति काट दी कि भाई सिर्फ आपने अपने लिए सोचा कि हम तो इतनी खेती कर देंगे, और इतनी खेती कर करके तो आपने सॉइल खत्म कर दी पूरी, उसका मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया आपने, जिससे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ ही नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं करना है। फिर आते हैं बेटा क्या, ये हम लोग सीखेंगे और डिटेल में सिखाऊंगे बेटा जब मैं आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ाऊंगी, और पहला ही सेशन इसके बाद इसी का होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो फार्मिंग तो आप समझते हैं, यस मैम। अब ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो विदाउट केमिकल होती है, जिसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो होती है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ द लाइक जो घर में जैसे हमारे सब्जियां मान लो मम्मी ने सब्जी खरीदी, और सब्जी खरीदने के बाद उन्होंने उसको बनाया, तो बनाने के बाद क्या करा होगा उन्होंने, सबसे पहले उसको उसका छिलका उतारा होगा, उसको चॉप वॉप किया होगा, चॉप करके बना दी होगी, और जो वो छिलका बचा, जो उसका रेजिड्यू बचा, वेजिटेबल रेजिड्यू जो बचा, अब मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे। उसको नहीं फेंकना है, उसको एज अ बेटा कैसे यूज़ करना है, आपको खाद की तरह यूज़ करना है। आप प्लांट्स को डाल दो वो चीज़, ठीक है, प्लांट्स को डालो, प्लांट्स उसमें से क्या निकाल लेंगे बेटा, अपने लिए मिनरल्स वगैरह निकाल लेंगे, जिससे वो उसको यूज़ कर पाएंगे, तो जिससे प्लांट की और भी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बेटा हम लोग देखते हैं कि हम लोग खाद वगैरह का यूज़ करते हैं, मतलब सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, कोई भी हम केमिकल का इस्तेमाल इस फार्मिंग के अंदर नहीं करते हैं। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को। और आपने ये चीज़ सुनी भी होगी बेटा, जब आप सब्जी लेने जाते हैं या कोई सब्जी बेचने आता है तो वो कहता है भाई ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक टमाटर हैं। तो ऑर्गेनिक टमाटर का मतलब क्या है बेटा, वो बने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से विदाउट एनी यूज ऑफ एनी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स होते हैं जो केमिकल बेस्ड आप बोल सकते हैं, मतलब वो केमिकल्स हैं एक तरीके से, ठीक है, जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं इंडस्ट्रीज में। मैं और आपको बताऊंगी जब मैं आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर वाला सेशन पढ़ाऊंगी बेटा, उसमें आप अच्छे से सीख लेंगे। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा पहला सेशन। फिर आते हैं बेटा आपका क्या, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मतलब कि कितने टाइप की आपकी क्रॉप्स होती हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स, ठीक है, तो ये 3 टाइप की आपकी क्रॉप्स होती हैं। फिर सीजन्स भी आप देखते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि आप कौन कौन से पार्ट को खा सकते हैं प्लांट के। आपको पता है बेटा प्लांट के पास क्या क्या होता है, आपका जो आपका प्लांट होता है उसके पास स्टेम होती है, उसके पास सीड होता है, उसके पास रूट होता है,
उसके पास बेटा फ्रूट होता है, वेजिटेबल, वो फ्रूट हो गया, रूट हो गया, सीड हो गया, स्टेम हो गया, और क्या हो सकता है बेटा, फ्लावर। तो इनमें से कौन से पार्ट है बेटा जो एडिबल हैं, मतलब जिनको आप खा सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी सेशन में बताऊंगी। फिर मैंने आपको बताया कि आपके कितने टाइप की क्रॉप्स रहेंगी, 3 टाइप की हो जाएंगी, खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप और आपका जेड क्रॉप्स। ठीक है, बताऊंगी बेटा ये कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। डोंट वरी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ अरे मैम ये क्या है, कुछ नहीं, ये यही है कि सेशन में पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखिए एक टॉपिक आएगा आपका एनसीईआरटी में, आपको एक टॉपिक गिवन है, इंप्रूवमेंट इन यील्ड्स। कैसे आप क्रॉप यील्ड्स में, क्रॉप की जो मतलब कि जो आप खेती कर रहे हो, ये सारी चीजें जो आप क्रॉप उगा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आप उसमें कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। हाँ, आप उसमें कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। यस मैम। सो हम इसमें 3 तरीके को देखते हैं बेटा। एक हो जाएगा आपका क्या, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या, एक हो जाएगा आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एक हो जाएगा बेटा आपका क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट्स, और एक हो जाएगा आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम सबसे पहले देखेंगे बेटा कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स को उगा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इस उसमें देखेंगे। हम लोग देखेंगे बेटा इसमें कि आप कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कैसे अच्छी क्रॉप्स बना सकते हैं, कैसे अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप न्यूट्रिएंट्स उनको अच्छे दीजिए, आप जितना अच्छा न्यूट्रिएंट बेटा उनको देंगे वो उतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। आप उनका वाटर इंटेक अच्छा कर दीजिए। वाटर इंटेक का मतलब क्या है, एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, इरीगेशन। तो बेसिकली पहले क्या होता था, पहले फार्मर्स क्या करते थे, फार्मर्स ना पहले रेन्स पे ही रिलाय रहते थे, मतलब कि रेन होगी है ना, मतलब बारिश होगी, रेनफॉल होगा, तब जाके भाई खेतों में पानी हो जाएगा और मतलब प्लांट्स को क्या मिल जाएगा, पानी वानी मिल जाएगा। बट बेसिकली बेटा अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या करते हैं, अब फार्मर्स जो होते हैं बेटा वो इरीगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि वो पानी देते हैं अपनी क्रॉप्स को, है ना। फिर आप और क्या कर सकते हो, क्रॉप पैटर्न्स में, क्रॉपिंग पैटर्न्स में आप चेंज ला सकते हो। देखो ऐसा होता है कि मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक कोई भी मैंने मान लो मैंने गोभी उगाई, एक मेरे पास प्लॉट पड़ा था, उस प्लॉट में मैंने गोभी उगाई उस सॉइल में। अब वो गोभी उग गई, मैंने वापस से गोभी उगा दी उसी वाली क्रॉप में, मतलब सॉरी उसी वाली सॉइल में। तो बेसिकली बेटा मान लो वहाँ से जो भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट था उसमें से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उस गोभी ने लिया जो उसकी ग्रोथ में ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब जब आपने वो उगा ली और आपने वो निकाल ली, मतलब उगाने के बाद, तो बेसिकली वो जो न्यूट्रिएंट था वो तो ऑलरेडी वो गोभी ने ले लिया ना, तो भाई उस न्यूट्रिएंट को वापस से बनने का टाइम तो दो एटलीस्ट क्रॉप मतलब सॉइल के अंदर, कि भाई आपने दोबारा से गोभी बो दी। तो बेटा जब दोबारा से वहीं पे गोभी बो दी तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अभी तक वो न्यूट्रिएंट बना ही नहीं था जो उस गोभी को चाहिए था। क्या, अभी तक वो न्यूट्रिएंट बना ही नहीं था उस सॉइल के अंदर जो उस गोभी को चाहिए था। तो बेसिकली जब उस गोभी को चाहिए था और अब उसको वो मिलेगा नहीं, जो उसके लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट है जिसकी बिना वो ग्रोथ नहीं कर सकती, वो सॉइल में ही नहीं था, बट आपने वापस से गोभी बो दी, उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो जब उसको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा बेटा तो आपकी वो क्रॉप खराब हो गई, फेल हो गया, नहीं हो गई। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स में हम देखेंगे जैसे आपके मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन के अंदर देखेंगे। समझ गए वाला पॉइंट, ये नहीं समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये बता रही हूँ ना मैं आपके, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इरिगेशन क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, ये इसका पार्ट है बेटा, ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है। बट मैं इसको अलग से अलग अलग सेशंस में पढ़ाऊंगी जिससे आपके कोई भी डाउट्स इसके रिगार्डिंग नहीं रहे। आपको पता है ना मैम का दिल बाहर आ जाता है अगर उनके छोटे छोटे स्टूडेंट्स के, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का कुछ समझ में आए तो। चलो नेक्स्ट आएंगे बेटा हम लोग क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम लोग देखेंगे बेटा कि किस तरीके से आप अपनी क्रॉप को अच्छा बना सकते हैं, उसकी वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो एक भिंडी है, ठीक है, अब वो भिंडी, या भिंडी से मुंह में पानी आ गया ना, भिंडी की सब्जी, चलो कोई नहीं, शांति, मुझे मेरे भी आ रहा है बट अभी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली जैसे भिंडी है, तो अभी कोई भिंडी आपके पास है तो मम्मी ये बोलती हैं हमसे कि भाई ऐसी भिंडी लाना जो छोटी छोटी हो, मतलब ज़्यादा बड़ी लंबी ना हो भिंडिया, कैरी ना हो ज़्यादा, वरना ख़राब निकलेंगी अंदर से। चलो ठीक है, हमने मान लिया। और हम देखते हैं कि भाई वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, वो काफ़ी अच्छी बन रही है, मतलब उनका टेस्ट वेस्ट बढ़िया आ रहा है, बढ़िया, और वो सीड प्रोडक्शन भी अच्छा दे रही है, सब चीज़ें हमने देखा। तो हमने कहा यार ये भिंडी बड़ी अच्छी है, तो मतलब फार्मर ने उसके अंदर कुछ चेंज किया। या एक एग्जाम्पल लेते हैं टमाटर का, तो टमाटर का बेटा जो ऊपर का छिलका होता है ना वो गल जाता है, तो टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं। बट अब एक ऐसे टमाटर आ रहे हैं बेटा जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। शेल्फ लाइफ मतलब कि वो काफ़ी समय तक ऐसे रखे रहते हैं, फ्रिज में पड़े रहते हैं अपना आराम से। टमाटर वो समझ रहे हो ना कौन सा वाला है वो, हाँ
आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। तो वो जो टमाटर हैं वो पड़े हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि बेटा फार्मर ने कुछ ऐसा काम कर दिया उनके साथ बेचारों के, मतलब उनकी वैरायटी में ऐसा इंप्रूवमेंट ला दिया कि भाई अब वो गल नहीं रहे हैं। तो बेसिकली हम ये काम कैसे करेंगे मैम, कैसे हम किसी क्रॉप को इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम किसी क्रॉप को अच्छा बनाएंगे, तो वो हम लोग सीखेंगे बेटा इस सेशन में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट आएगा बेटा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है भाई? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कि आपकी जो क्रॉप है बेटा उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, उसे इंसेक्ट्स ना खा जाए आके, उस पर कोई क्या ना हो जाए, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसको, तो उससे कैसे बचाओगे? वीड्स आपने देखोगे बेटा, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे क्रॉप के साथ उग जाती है, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ना आप ये बोल दो कि वो ना बहुत ही तेज़ी से आप बोल सकते हो, आपने पानी दिया ना तो उनका वाटर कंजप्शन रेट हमारी क्रॉप से ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से हमारी क्रॉप को पानी नहीं मिल पाएगा, तो वीड्स खराब करती हैं, इंसेक्ट्स खराब करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँगी बेटा, एक अफीड होता है, अफीड इंसेक्ट होता है, बड़ा ही मतलब मैं बोलती हूँ नामुराद इंसान है वो, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो इंसेक्ट इतना नामुराद है कि वो भिंडी को अंदर से खोखला कर जाता है। यस, ऐसी उसकी हरकतें हैं, है ना। तो हम देखते हैं ऐसी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो एक तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट बेटा आपका क्या, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाए, भाई वीट रस्ट आपने सुना ही होगा। तो वीट रस्ट क्या है बेटा? एयरबॉर्न डिजीज है आपकी। तो हम वो इसमें देखेंगे बेटा कि किस तरीके से आप इनसे बचा सकते हैं अपने क्रॉप को। नेक्स्ट बेटा ये हो जाएगा आपका सारा प्लांट का मामला खत्म। क्या प्लांट का मामला यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। बट हमें तो और भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, हाँ, सिर्फ प्लांट थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे बेटा फिर आपका क्या, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? देखो बेटा, लाइव स्टॉक के बारे में सुना है कि हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं फॉर कि हम लेबर ले सकें, उनसे खेत वगैरह में काम करा सकें और उनसे मीट वगैरह का प्रोडक्शन निकलवा सकें, है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री में बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में आप देखेंगे काउज एंड बफलोज। क्या काउज और बफलोज जो होंगी बेटा आपकी, क्या उनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, उनको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्यों भाई? फॉर द मिल्क के लिए, है ना, एंड फॉर मिल्क के लिए, फॉर मीट, इन सब चीज़ों के लिए बेटा। तो हम लोग एंड फॉर लेबर वर्क कि भाई हम करा सकें खेत वगैरह में ले जाके बुल्स वगैरह से। नेक्स्ट आएंगे बेटा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग बेटा आप देखेंगे आपको दो कैटेगरीज। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? मुर्गी बच्चे जो होते हैं ना उनकी फार्मिंग करेंगे, मतलब उनका प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पर। तो इसमें दो कैटेगरीज आएंगी, लेयर्स और ब्रॉयलर्स, ठीक है। ठीक है मैम, तो वो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी। क्या होगा, एक मीट के लिए है और एक अंडों के लिए है। एक वैरायटी अंडों के लिए है जिससे जो अंडे देने के लिए बनाई गई है, और एक वैरायटी जो मीट प्रोडक्शन के लिए बनाई गई है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट आएंगे फिश प्रोडक्शन। बेटा फिश प्रोडक्शन में आप सीखेंगे, और इसमें हम लोग सब कुछ सीखेंगे कि कैसे कैसे आप इनको बीमारियों से बचाएंगे, है ना। वो सारी चीज़ें हम लोग इसी सेशन में सीखेंगे। नेक्स्ट आएंगे फिश प्रोडक्शन। बेटा फिश प्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कितने तरीके की फिशेज होती हैं। तो आपने सुना होगा एक समुद्र वाली मछली, एक सफ़ेद बोल रही हूँ, सॉरी, साफ पानी की मछली। तो वो हम देखेंगे कितने टाइप की आपकी फिशेज होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे उगाई जा रही है फॉर मीट प्रोडक्शन, फॉर एवरीथिंग। हम लोग देखेंगे कौन कौन सी बीमारियां, मतलब सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट आएंगे बी कीपिंग। बेटा बी कीपिंग क्या, बी कीपिंग होता है ना, मधुमक्खी है, उनको आपने देखा होगा, आपने देखा भी होगा डिस्कवरी वगैरह, अगर आप चैनल वगैरह देखते हो थोड़ा बहुत, तो आपने देखा होगा वहाँ पे किस तरीके से एक पूरा एक फार्म होता है, उस पर बी को रखा जाता है, बीज को पाला जाता है फॉर द हनी प्रोडक्शन, जिससे हमें हनी मिल सके। तो बेसिकली वो हम बी कीपिंग में पढ़ेंगे। और बी कीपिंग के बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा बेटा। और आपको पता है जैसे हम लोग का एक्सप्लेनेशन पार्ट डन होता है, उसके बाद हम लोग किस पर मूव कर जाते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग मूव कर जाते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पर। जैसे हम देखेंगे एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंप्लीट चैप्टर रिविजन। स्टूडेंट्स इसके साथ आपका चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन बेटा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। आपको पता है बेटा मैग्नेट प्रिंस आपको हाई क्वालिटी कॉन्टेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ये बुक्स और ये नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।